श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सासोर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आरबीसी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपने पाठ्य पुस्तक में देखा हो तो अपने पास कुल 16 चैप्टर है और उसमें प्रत्येक चैप्टर अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होता है। हमें प्रत्येक चैप्टर की बारीकियां समझनी जरूरी है और ये जो चैप्टर है अपने पास संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, ये भी क्लास 11th में जो फंक्शन चैप्टर था उसी का शेष पार्ट है। तो हमें क्लास 11th की हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए मैं इसका कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करूंगा, जैसे कि फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, से प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, और उसके बाद हम फलनों के विभिन्न प्रकार भी थोड़े बहुत देखेंगे, जैसे कि अपने पास कोई भी अचर फलन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, तत्समक फलन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, और भी बहुत सारे फलन के प्रकार हैं। और उसके अलावा अपन एक ही फलन, बहुएकी फलन, आचादक, अंतरशापी फलन, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमें हमारा बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट का बहुत मजबूत बन जाए। फिर इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छी फीलिंग आए। इस चैप्टर पे अपन कुल 3 बातों पर डिस्कस करने जाएंगे। पहली बात, चैप्टर का नाम ही संयुक्त फलन है, तो इसमें एक संयुक्त फलन नाम से पहला चैप्टर होगा। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो अपने पास होगा इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन, और इसका जो लास्ट पार्ट है 1.3 प्रश्नावली में आप देखोगे तो आएगा बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारिक संक्रिया। तो एक एक करके देखेंगे आसानी से। आने वाले कम से कम 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश होगा और बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि ये चैप्टर शब्दावली ट्रमोलॉजी की दृष्टि से देखें तो थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन यदि आपको ये शब्द समझ में आ गए, प्रत्येक शब्द के बारे में बारीकी समझ में आ गई, तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान बन जाएगा। इनसे आसान और कोई चैप्टर नहीं होता है। और भी हमें यदि कैलकुलस की बात करें, कलन गणित की बात करें, कलन मैथमेटिक्स की बात करें, तो उसमें ये पहला चैप्टर होता है फलन। देन उसके बाद फिर अपन लिमिट्स पढ़ते हैं और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर अपन डिफरेंशिएशन में आते हैं और फिर एओडी, देन उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके एप्लीकेशन और एरिया अंडर द कर्व, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन करके अपन कैलकुलस का पार्ट क्लास 12 तक समाप्त करते हैं। तो फंक्शन टॉपिक आपके लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है, क्या फलन की परिभाषा अपन बना सकते हैं। तो आपके पास ऐसे कोई भी दो सेट जिसमें अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त का मतलब है उसमें कम से कम एक अवयव होना जरूरी है। आपके पास यदि कोई 2 सेट ऐसे हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, जिसमें कम से कम एक अवयव है, अरिक्त है, तो फिर हम क्या कहते हैं, यदि फिर अपन कहेंगे तो ए से बी में परिभाषित संबंध, परिभाषित रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। एक फंक्शन होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ये लाइन बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाली, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर आपके ये बातें क्लियर करने जा रहा हूं। इसमें 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये अरिक्त, क्लियर। दूसरी बात कि इसका प्रत्येक अवयव, और तीसरी बात है बी का अद्वितीय अवयव। ये 3 बातों को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अपन, हमारे पास फंक्शन डिनोट करने का जो तरीका होता है एफ, और ये जो साइन है इसको अपन कहते हैं सच दैट, इस प्रकार है कि फंक्शन एफ इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है, ठीक है, ए टू बी में परिभाषित है। अच्छा, ए और बी क्या है? ए और बी अपने पास सेट है, समुच्चय है, तो ये तो नाम से पता चलना चाहिए। और भी क्या क्या समुच्चय अपने पास हो सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा समुच्चय होता है आर बोले तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद यदि आप देखोगे तो एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद यदि आपने देखा हो डब्ल्यू, हालांकि मुझे पता है कि ये सब आपको आता होगा, लेकिन तो भी ये जो वास्तविक संख्या है ये अपने पास प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ऑल नंबर है। देन उसके बाद जेड या फिर आई,
ये इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और इसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं, जैसे सी ले लिया, सी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। और इसके अलावा यदि मैं क्यू लूँ तो ये होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर। और यदि क्यू डैश लूँ तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ए और बी की जगह इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, यदि फंक्शन वो कहे कि n to r में परिभाषित है। ठीक है, तो सेट ए क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन कौन सी? हम कहेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसका समुच्चय कैसे दर्शाएंगे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि जो अपने पास समुच्चय ए है उसमें इतने सारे अवयव है। दूसरा समुच्चय आर है, तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ए और बी में ये वर्ड हो सकता है और इनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो चलिए अब मैं इस परिभाषा को इसमें सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से बी में अपना कोई फंक्शन परिभाषित है, तो ए मैंने क्या अवयव मान लिए? ए में कोई भी मैंने सेट मान लिया कि ए के अवयव हैं A1, A2, A3, A4। 4 अवयव लिए, आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, आपकी मर्जी। 1 से कम नहीं लेना है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि बी मैंने अपनी मर्जी से माने, कोई ये फिक्स डाटा नहीं है। बी में मैंने 5 अवयव ले लिए। अब आप कहोगे इसमें ज़्यादा ही लेने, नहीं, कम भी ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, बराबर ले सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 1 अवयव रखना है। तो अपन अब परिभाषा के अकॉर्डिंग समझते कि अरिक्त समुच्चय, बिल्कुल सही बात है कि दोनों अरिक्त समुच्चय ले लिए। और फिर कहेंगे ए से बी में परिभाषित संबंध। अब संबंध क्या बोला है? संबंध कुछ नहीं है। संबंध का मतलब है कि ए का B1 से रिलेशन हो सकता है, A1 का B2 से हो सकता है, A1 का B3 से हो सकता है, B4 से हो सकता है। किसी भी प्रकार से इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित हो सकता है। उनका जो ये संबंध है उनको अपन ये कहेंगे रिलेशन। और वही रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है यदि कुछ उसमें स्पेशलिस्ट हो। कैसे? कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का मतलब एक भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसमें से एक भी पीछे रह गया तो ये प्रत्येक अवयव की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। A1 का भी संबंध होना चाहिए, A2 का भी संबंध होना चाहिए, A3 का भी होना चाहिए, A4 का भी होना चाहिए। तो मैंने सभी से लाइनें गुजरती हुई बनाई है, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो पहली बात यहाँ कंफर्म होती है कि इसका प्रत्येक अवयव, यानी कि फंक्शन होने के लिए ए में कोई भी पीछे अवयव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, समुच्चय बी में अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से उसका रिलेशन होना चाहिए, किसी दो से सेटिंग नहीं होनी चाहिए। कैसे? A1 का B2 से संबंध हो सकता है, तो A1 का B3 से संबंध कभी भी नहीं होगा। और यदि ऐसा संबंध है तो फंक्शन में नहीं आएगा, उसको केवल अपन रिलेशन कहेंगे। तो A1 का केवल B2 से संबंध हो सकता है और इसके दूसरे अवयव से संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, उसके यूनिक एलिमेंट से वो रिलेटेड होना चाहिए, अन्यथा हम उसको संबंध नहीं कह पाएंगे, वो संबंध फलन नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब मैं इस परिभाषा को इसमें आपको डालता हूँ। तो A1 का मैंने B2 से संबंध किया, कोई दिक्कत नहीं है। A2 का B1 से संबंध है, A3 का B3 से, A4 का B4 से, यानी कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंधित है। क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक अवयव है वो इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है, लेकिन कोई भी 2 अवयवों से संबंधित नहीं है, केवल और केवल उसके अद्वितीय अवयव से संबंधित हैं। अब अपन बात करते हैं कि ए चीज़ क्या है और बी क्या है। फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, उसका जो पहला सेट होगा वह हमेशा क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा, डोमेन, प्रांत कहलाएगा। ये दूसरी टर्म हमारे पास आती है प्रांत। प्रांत क्या होता है? आपके पास फंक्शन ऐसा लिखा होगा, कोई भी फंक्शन इस टाइप से लिखा होगा n to n, ठीक है। तो इसमें प्रांत क्या है? n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपके पास प्रांत है, ठीक है। तो a अपना क्या बन जाएगा? प्रांत। और b कहलाता है सह प्रांत, कोडोमेन। b कहलाएगा कोडोमेन सह प्रांत। तो वही आगे मैं परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रांत क्या होता है। समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं।
जो भी आपके पास पहला सेट लिखा होता है वही आपका प्रांत कहलाता है। इसमें कोई रटने वाली बात या समझने वाली बात नहीं है। इसको अपन डी ऑफ एफ यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि किसी भी समुच्चय को किस टाइप से लिखते हैं, मंझले कोष्ठक के भीतर कर्ली ब्रैकेट के भीतर इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हुए कॉमा से पृथक पृथक रूप में लिखते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 और मंझला कोष्ठक बंद कर दिया। आपको कोष्ठक के बारे में जानकारी रखते ही। दूसरा अपने पास टर्म है सहप्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन यदि फंक्शन अपना A to B में परिभाषित है तो B के जो पीछे वाला आ रहा है उसके सभी अवयव कोडोमेन कहलाते हैं, या सहप्रांत के सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं। तो अपन कहेंगे समुच्चय B के सभी अवयव सहप्रांत कहलाते हैं और इसको कोडोमेन ऑफ फंक्शन CD ऑफ F से दर्शाते हैं। और CD ऑफ F में कौन कौन आएंगे, B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, B4 आएगा और B5 आएगा। ये सहप्रांत कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं परिसर, रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परिसर कैसे निकालते हैं या परिसर को किस प्रकार से अपन समझते हैं। परिसर में क्या होगा कि किसी भी फंक्शन में सहप्रांत के वे सदस्य, सहप्रांत के वे अवयव या सहप्रांत के वे एलिमेंट्स जो प्रांत से संबंधित हो। यानी कि मैंने इसमें ये तो नहीं बोला कि इसका प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंधित होना चाहिए, नहीं, मैंने तो केवल ये बोला कि A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करूं मैं तो B1, B2, B3, B4 ये तो संबंधित हैं, लेकिन इसमें कौन पीछे रह गया, B5। तो B5 सहप्रांत में तो आएगा लेकिन परिसर में नहीं आएगा। परिसर के क्या डेफिनेशन आप दिमाग में बिठाएंगे। परिसर की डेफिनेशन बनेगी कि सहप्रांत के वे सदस्य, कोडोमेन के वे एलिमेंट्स जो आपके डोमेन से संबंधित हैं, जो आपके डोमेन से संबंध रखते हैं, वे परिसर के अवयव कहलाएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएंगे। तो अपना लिखा कि सहप्रांत के वे अवयव, इसमें बात करूं तो B के वे अवयव जो A से संबंधित हो। तो A से संबंधित होने का मतलब क्या है कि जिसका संबंध हो चुका है वो तो बात ठीक है, नहीं हो चुका है वो परिसर में नहीं काउंट करेंगे, उसको केवल और केवल किस में रखेंगे, सहप्रांत। तो इसका मतलब दिमाग में आपके आता होगा, या तो परिसर सहप्रांत के बराबर आ जाएगा या फिर परिसर हमेशा सहप्रांत का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा नहीं होगा। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि परिसर है वो सहप्रांत का एक सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। या फिर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई अवयव होगा जो B में मौजूद है। तो हमने फलन के बारे में डिस्कस किया, देन उसके बाद प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेकर फलन की डेफिनेशन और आपसे स्पष्ट करवाता हूँ कि वाकई में क्या फलन की डेफिनेशन यही बनती है, इधर से अपना काम हो जाएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक ये डिब्बे बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऐप बनाया कि भाई साहब ये ऐप क्या है, इसके बारे में भी बता दो। ऐप कुछ नहीं है, ये फलन है, ठीक है। फलन का मतलब है कि वो A से B में परिभाषित हो रहा है। जो मैंने तीर लगाए ना, तीर का मतलब है A से B में फंक्शन परिभाषित हो रहा है। यदि मैं इधर लगाता तो B से A में परिभाषित होता, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। इससे मैंने एलिमेंट ले लिए A1, A2, A3 और ये फंक्शन इस टाइप से परिभाषित कर दिया। इसमें B1, B2, B3, ठीक है। अब समझना, अब यदि मैं इसमें ये बात करूं, ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। अच्छा, फिर अपन कहेंगे ये फंक्शन है या नहीं। परिभाषा डिनोट करवाओ, अब इस परिभाषा पर फोकस कीजिए। यदि ये परिभाषा समझ के फंक्शन की तो गारंटी के साथ आप समझिए कि आप फंक्शन पढ़ने के लायक हो। परिभाषा रटी नहीं जाती, परिभाषा समझ जाती है, वो तो आप भी जानते हो। A1 का संबंध B1 से, अच्छी बात है। A1 का संबंध B2 से भी है, तो ये तो पहले से खोटा हो गया। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि किसी भी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। तो अद्वितीय का मतलब ये समझ गए अब, यानी कि A1 का B1 से संबंध हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B1 से हो गया तो B2 से नहीं हो सकता, ये में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन कर दिया, ठीक है, और B1 को हटा ही दिया।
अब क्या ये संबंध है या नहीं है? अब ये संबंध है या नहीं? अब हम कहेंगे A1 का संबंध B1 से है, अच्छी बात है। A2 का B2 से, और भी बढ़िया बात है। A3 का B3 से, यानी कि एक बात तो यहाँ पुष्टि हो जाती है कि A के सभी अवयवों का संबंध B से है। क्या अद्वितीय है या नहीं? तो अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल और केवल एक ही से संबंध होना चाहिए। तो A1 का B2 से एक ही से है, A2 का B2 से ये भी एक ही से है, A3 का B3 से ये भी एक ही से। तो ये फंक्शन है। ये मैं उल्टा नहीं समझना है कि आप कह रहे हो कि B2 के दो संबंध है। B2 के दो भले संबंध है, लेकिन A1 का तो B2 से ही है, इसके कोई दूसरे अवयव से संबंध तो नहीं है। यदि A1 का B1 से होता तो अपन कहते हैं कि अद्वितीय नहीं है, ये और आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्लियर? और भी स्पष्ट कर दीजिए, मानो कि इसके अंदर एक ही सदस्य है B1, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसका संबंध इसके साथ, इसका भी इसके साथ, तो ये भी फंक्शन है। क्लियर? क्यों? क्योंकि A1 का B1 से संबंध है, A2 का B1 से संबंध है, A3 का B1 से संबंध है, अद्वितीय संबंध है। A1 का इसके किसी भी दो अवयवों से संबंध नहीं है। B1 के भले 3 संबंध आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें डेफिनेशन कहीं नहीं रही है। वो कह रहा कि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। बस ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई तो आप फंक्शन की परिभाषा समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपको 2 शब्द और सिखाता हूँ। एक होता है प्रतिबिंब और एक होता है पूर्व प्रतिबिंब। एक शब्द अपने पास होता है प्रतिबिंब एंड पूर्व प्रतिबिंब। बस इसी के माध्यम से समझ लीजिए। प्रतिबिंब का मतलब क्या? ये फंक्शन A से B में परिभाषित इस टाइप से है, इसमें A सदस्य और इसमें B सदस्य, और A का संबंध B से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यदि क्या कह सकता हूँ, ये जो वर्ड है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, इसको समझना है तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि A है वो B का प्रतिबिंब है, A है वो B का प्रतिबिंब है, और B A का पूर्व प्रतिबिंब है। अरे दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत, ये केवल टर्म समझनी है कि A है वो B के लिए, A है वो B के लिए तो पूर्व प्रतिबिंब है, और B है वो A का प्रतिबिंब है। फंक्शन कैसे डिपेंड हो रहा है? यदि A से B में जा रहा है, A से B में जा रहा है तो इसका एलिमेंट है, ठीक है, इसके इमेज कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। अरे वही टॉर्च वाली बात है, टॉर्च आप किसी व्यक्ति के सामने करोगे तो उसकी परछाई उसके आगे बनेगी। तो वो समझने वाली बात है कि A का B से संबंध है, यानी कि A का प्रतिबिंब कौन है? B, और B का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? A। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो हमें समझना कि A है वो B का प्रतिबिंब है और B है वो A का पूर्व प्रतिबिंब है। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में और अपन डिस्कस करते हैं कि ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बता दी। तो अपन कहेंगे कि भाई A1 का, यानी कि समुच्चय A के किसी भी अवयव के क्या प्रतिबिंब 2, 3, 4 हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? किसी भी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इमेज केवल एक ही हो सकती है। यदि आपने 2 इमेज बना ली तो फिर काम खोटा हो जाएगा। ये 2 शब्द मैं लिखता हूँ यहाँ पर ताकि और आपके इसमें कंप्लीट हो जाए। क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय होता है। अद्वितीय होगा क्योंकि इसकी यदि कोई 2 फोटो बन गई, ठीक है, तो काम खोटा, तो फिर वो अद्वितीय अवयव से संबंधित नहीं रहेगा। इसलिए हम कहेंगे इसका जो A1 है या A2 है उसके केवल और केवल प्रतिबिंब कितने बन सकते हैं? 1। और दूसरी बात ऐसा लिख सकते हैं कि समुच्चय B के किसी भी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है
कि B2 का संबंध इसके एक अवयव से भी हो सकता है, 2 अवयव से भी हो सकता है, 3 अवयव से भी हो सकता है। हमने जस्ट एग्जांपल लिए थे, उसमें B1 का संबंध A1 से भी किया था, A2 से भी किया था, A3 से किया था। तो कहने का तात्पर्य अब मेरा क्या है कि समुच्चय A के किसी भी अवयव का जो प्रतिबिंब है वो भी अद्वितीय होगा, जबकि समुच्चय B के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एक या एक से अधिक अवयव हो सकते हैं। क्लियर? अब अपन डिस्कस करते हैं 3 फंक्शन के बारे में, 3 अलग अलग फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन मैं लेता हूं अचर फलन। क्लियर? उसका मैं ग्राफ भी बनाऊंगा। अचर फलन, नाम से पता चल रहा है अचर फलन, ठीक है। तो उसमें A में कौन अवयव होंगे और B में कौन अवयव होंगे। अचर फलन का मतलब है कि आप A में किसी भी अवयव को ले लो, बहुत सारे A में अवयव होंगे, और B में आपको केवल और केवल एक ही अवयव प्राप्त होता जाएगा। जैसे मैंने कह दिया y बराबर कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं y बराबर c, y बराबर अचर, इसको कहते हैं अचर फलन। क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन। और डेफिनेशन में इसको यदि पढ़ूं तो क्या बन जाएगा कि एक ऐसा फलन जिसका प्रांत का किसी भी अवयव के लिए, प्रांत के किसी भी अवयव के लिए से प्रांत के किसी अद्वितीय अवयव से सभी संबंधित हो, ठीक है। यानी कि यदि मैं y बराबर कोई भी ले लूँ तो ये तो चीज़ बदलने वाली नहीं है, वो चीज़ फिक्स है। जैसे मैंने कह दिया y बराबर 5, ठीक है। अब y बराबर यहाँ पर कोई भी संबंध ले ले तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा निश्चित रहने वाला है, ठीक है। तो y बराबर 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर y बराबर 5 होगा, तो ये जो लाइन आएगी वो y बराबर c, 5 की मतलब c ले सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पे, तो ये मान तो कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी मान है, x के इन्फिनिटी मानों के लिए, ठीक है। y का मान हमेशा क्या रहने वाला है, 5। x का आपको कोई भी मान रखो, y पर कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ रहा है, x का मान तो कहेगा 5 ही है। तो इसको क्या नाम देते हैं, अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फलन होता है, अच्छा इसका प्रांत क्या होगा, अचर फलन का प्रांत, तो प्रांत में तो r आएगा, ठीक है। प्रांत हमेशा x की वैल्यू होती है, प्रांत कौन होगा, r, और से प्रांत जो भी वो कांस्टेंट है वो, ठीक है। और परिसर, हालांकि से प्रांत की कोई आवश्यकता नहीं, परिसर भी क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन एक ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन में यदि 5 है तो 5, यानी कि x का कोई भी मान रखो तो y बराबर 5 में कोई फर्क नहीं पड़ता कि y 5 आएगा या 3 आएगा, वो हमेशा 5 आने वाला है। और दूसरा फलन अपने पास लेते हैं तत्समक फलन। दूसरा फलन क्या है, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, तत्समक जैसा है वो वैसा, ठीक है, सेम टू सेम, आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब ये है, यदि मैं A1 के किसी भी अवयव को उठाया, ठीक है, A के किसी भी अवयव को उठाया, जैसे A1 को ले लिया, तो इसका B में B A1 कहीं होगा, तो उसे यदि कोई संबंध है तो अपन कहेंगे तत्समक संबंध, ठीक है, तत्समक फलन। तो परिभाषा समझना, परिभाषा बनेगी A का कोई भी अवयव, ठीक है, वो B के उस अवयव से संबंधित होता है जो स्वयं है, ठीक है, जो सेम है। तो अपन कहेंगे, जैसे अपने पास फंक्शन बन गया y बराबर x, ठीक है, y बराबर x। यदि मैं x की जगह 1 रखता हूँ, समझना, x की जगह यदि मैंने 1 रखा तो क्या बन गया, y भी कितना 1, x की जगह मैंने 3 रखा तो y भी 3, x की जगह मैंने -1 रखा तो y भी -1। तो कुल मिला के क्या देख पा रहे हो कि जो मैं x का मान रख रहा हूँ वो y का मान आ रहा है, यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं से हो, उसको अपन कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। इसको अपन नॉर्मली I से डिनोट करते हैं, I ऑफ f, आइडेंटिटी फंक्शन। और इसमें क्या बात याद रखनी है, इसमें बात ये याद रखूंगे कि इसका जो प्रांत है, प्रांत में तो कोई दिक्कत नहीं है, R रख सकते हैं, ठीक है। तो से प्रांत भी क्या है, सॉरी परिसर भी क्या आएगा, वो भी R मिलेगा आपको,
ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या मिलेगी, आर। ये कैसे निकालते हैं ये सब कुछ आप 11th में सीख के आए हो। केवल मैं ये 2 टर्म ले रहा हूँ ताकि आगे जब अपन के इस चैप्टर में ये नाम आएंगे, आगे जैसे आएगा तस्मक फलन आएगा, प्रतिलोम फलन आएगा, तो प्रतिलोम फलन के लिए वहाँ शब्द सिद्ध आएगा कि फलन एक एक आच्छादक होना चाहिए। अब हमें एक एक और आच्छादक के बारे में जानकारी नहीं है तब तक अपन काम नहीं करेंगे, और एक एक और आच्छादक को समझने के लिए हमें ये सब समझना आवश्यक है, ठीक है। अपन एक एक ही समझेंगे, आच्छादक भी समझेंगे, आच्छादक में समझेंगे कोडोमेन फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये सब कुछ बातें यदि अपने पास स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठते जाएं तो ये चैप्टर आसान बनेगा। यदि मैं इस चैप्टर के बारे में पहले से ज्ञान देना शुरू कर दूं तो ये चैप्टर अपने के लिए हार्ड बन सकता है, इसलिए मैं एक एक शब्द के बारे में पहले से जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो तस्मक फलन में क्या होगा, प्रांत बन जाएगा आर और प्रेशर बन जाएगा आर, क्योंकि जैसा आप इनपुट दे रहे हो वैसा का वैसा आउटपुट मिल रहा है, उसको कहते हैं तस्मक फलन। तीसरा अपन देखते हैं तुल्य फलन, इक्विवेलेंट फंक्शन, तुल्य फलन। तीसरा फलन क्या है, तुल्य फलन। आप यदि अपनी बुक्स खोल के देखो तो उसमें भी लिखा होगा पहला पॉइंट प्रस्तावना एंड पूर्वाभ्यास, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज कितना है आपको, किताब वाले को पता है कि बच्चा भूल गया होगा, तो वो आपको रिवाइज करवाने के लिए कुछ परिभाषा वहाँ भी दे रखी है जो मैं बोर्ड भी पे ले रहा हूँ, और उसके अतिरिक्त भी कुछ बता रहा हूँ। तो तुल्य फलन इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फंक्शन। दो फंक्शन तुल्य कब हो सकते हैं, ये फंक्शन आपके पास f है और दूसरा फंक्शन आपके पास g है, ये दोनों तुल्य कब बन सकते हैं, क्या होना चाहिए इसमें ताकि तुल्य बन जाए। तो इसके लिए 3 बातें होना इसमें ज़रूरी है। पहला फलन, पहली बात जो कंडीशन होगी वो है दोनों के प्रांत, यानी कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। समझ पा रहे हो, ये तो गणित की भाषा है, इसको अपन क्या कहेंगे, फंक्शन f का प्रांत और फंक्शन g का प्रांत समान होना चाहिए। तो प्रांत तो सामने दिख ही जाएगा। तो यदि मैं ऐसा लिखूं a to b और इसको लिखो c to d, तो इसका मतलब a और c को क्या होना पड़ेगा, बराबर, तभी ये फंक्शन तुल्यपन कहने लायक बनाएंगे। ये बात नहीं, दूसरी बात, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। फंक्शन f का प्रेशर और फंक्शन g का प्रेशर भी इक्वल होना चाहिए। तो वो भी इनसे अपन दोनों का प्रेशर निकाल के चेक करेंगे क्या इक्वल है। यदि इक्वल है तो एक और नियम चेक करेंगे। तीसरा नियम क्या, f के अवयव इक्वल टू g के अवयव। क्लियर। तो पहला फंक्शन तुल्य फलन कहने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए कि दोनों के प्रांत बराबर हो, दोनों के प्रेशर बराबर हो और दोनों में अवयवों की संख्या भी सेम हो, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों तुल्य फंक्शन होंगे, अन्यथा नहीं। क्लियर। चलिए अब अपन सीखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में देखेंगे सबसे पहला एक ही फलन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, यदि फलन के प्रांत के विभिन्न अवयवों का संबंध से प्रांत के विभिन्न अवयवों से है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब फंक्शन की डेफिनेशन आपके दिमाग में है तो मेरे हिसाब से ये बातें समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि ए का कोई भी अवयव, ए का प्रत्येक अवयव है वो बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित होना चाहिए। यानी कि A1 का संबंध B1 से है, कोई दिक्कत नहीं, A2 का B2 से कोई दिक्कत नहीं, A3 का B3 से, A4 का B4 से, या फिर A1 का B4 से। ये कैसे भी करके A1 का संबंध B1 से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A2 का B1 से संबंध नहीं हो सकता है। तभी अपन इसको क्या कहेंगे, एक ही फंक्शन। नाम पता चल रहा है वन वन, ठीक है, एक का एक से, एक का एक से, तो एक का एक ही से तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि बहु एक की, मैनी वन, बहुत सारों का एक से संबंध। नाम से पता देखो, प्रांत के कैसे अवयव होंगे, प्रांत के बहुत सारे होंगे। बहुत सारे का मतलब एक से अधिक, कम से कम 2 तो होंगे, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसका सप्रांत के किसी वन यानी कि एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसे तो परिभाषा देख लो, यदि फलन के प्रांत के कम से कम 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव ऐसे हैं, कम से कम 2 अवयव ऐसे हैं जिसके प्रतिबिंब समान है, जिनकी इमेज वही बन रही है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रांत के मैनी अवयव होने चाहिए, 2, कम से कम 2, और वह यदि सप्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित है, यानी कि बी के
सेम होना चाहिए अवयव, यानी कि A1 का संबंध यदि आप B1 से कर रहे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि A2 का भी B1 से संबंध कर दिया तो फंक्शन तो है ही। बोलो A1 और A2 के कम से कम दो अवयवों के इमेज सेम बन रही है, A1 और A2 के इमेज सेम बन रही है, तो ये मैनी वन यानी कि बहुएकी फंक्शन टाइप का कहलाएगा। मैं केवल डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इनके बारे में कोई प्रतिबिंब है नहीं तो कैसे भी लगा सकते हो। A3 का B2 से हो सकता है, A4 का B3 से हो सकता है या B4 से हो सकता है। इसका अवयव एक पी पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं, इसका एक अवयव पीछे नहीं रहना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये दोनों बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको ज्ञात करने का तरीका भाई साहब क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए कि एक ही फंक्शन है या बहुएकी फंक्शन है, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो मैं हालांकि आगे वाले सभी प्रश्नों को अपन ज्ञात करना भी सीखेंगे। जब अपन इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, तो प्रतिलोम फलन की कंडीशन यही है कि फलन एक ही आचार्यक होना चाहिए, तो वहाँ पर भी ज्ञात करेंगे। लेकिन एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले लेता हूँ ताकि ये में क्लियरिफिकेशन हो जाए कि हमें ज्ञात करना आता है। पहला टाइप से कि आप ये के फंक्शन में x1 पुट कीजिए, x2 पुट कीजिए, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि आप कोई भी दो अवयव फंक्शन के अंदर पुट कर दो, बरोबर है, कोई भी दो अवयव पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद यदि दोनों अवयव सेम आ जाए, वही आ जाए तो है एक ही फंक्शन 1-1 फलन है। और यदि दोनों बराबर ना है, x1 नॉट इक्वल टू x2 आए, तो वो बहुएकी फंक्शन होगा। जैसे ये बात समझ पा रहे हो, यदि इसको आप डेफिनेशन में लो तो बहुत ईजी है। मैंने x1 पुट किया तो कोई न कोई आउटपुट मिलेगा मुझे, x2 पुट किया कोई न कोई आउटपुट मिलेगा। अब जो आउटपुट मिल रहा है यदि वो दोनों सेम है, सॉरी, जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो तो दोनों अपने बराबर कर दिए, और बराबर करने से x1 और x2 यानी कि जो इनपुट है वो सेम आ रहा है, यानी कि x1 और x2 आपने शुरुआत में तो अलग मान के किए थे, लेकिन बाद में यदि f(x1) और f(x2) आउटपुट जो मिला है उनको इक्वल करने से आपके x1 और x2 भी यदि इक्वल बन रहे हैं तो अपन कहेंगे कि x1 और x2 एक ही अवयव थे। ठीक है, एक ही अवयव पर आपके एक ही प्रतिबिंब बना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा करने से भी x1 और x2 बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वह बहुएकी फंक्शन होगा। ये बात समझ में ना आई तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कैसे करते वो समझिए। यदि मेरे पास एक एग्जांपल मैंने ले लिया नॉर्मली, पहला एग्जांपल ले सकते हैं 3x + 1, ठीक है, नॉर्मल लिया है, रेखीय फलन है, ठीक है। और मैं अभी आपको सब कुछ बातें बताऊंगा कि रेखीय फलन सभी कैसे होते हैं, एक ही फंक्शन होते हैं। तो अपन को क्या करना है, एक x1 रखना है, एक x2 रखना है। f(x1) = f(x2), तो रख लीजिए 3x1 + 1 = 3x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी x1 = x2। और यदि x1 = x2 है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, 1-1 फलन कहलाएगा, यानी कि एक ही फलन होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप कहोगे ये कैसे हो गया, अरे f(x) = 3x + 1 अपने पास फलन था, कोई भी फलन हो सकता है, और उसमें यदि अपन ये संभव है तो अरे फंक्शन में ये भी संभव नहीं होगा, तो f(x1) = f(x2) करने से ये तो अपना आउटपुट है और ये इनपुट है, आउटपुट इक्वल करने से इनपुट यदि इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो वो 1-1 फंक्शन था। तो 3x + 1 + 1 3x + 2 + 1, x 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x = x1 = x2, तो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, f(x) = x² का कोई ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो। दूसरा जैसे मैंने ले लिया f(x) = x² + 1 ले लिया, बराबर है, x² + 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, +7 ले लो, 3x + 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, f(x1) = f(x2), ठीक है, तो बनेगा x1² + 1 x2² + 1। आप कहोगे कि 1 से 1 कैंसिल, x1² = x2²। कई लोग मेरे बच्चे भाई गणित में नॉलेज रखते हैं, वो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं और x1 = x2 कर देते हैं, लेकिन वो तो खोटी बात है। दोनों तरफ वर्गमूल डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, जिससे हल गायब हो सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, पक्षान्तरण करूँगा, बराबर 0। अब a² - b² एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, बराबर 0। x1 का मान या तो x2 के बराबर आएगा या फिर माइनस के बराबर आएगा। तो आप कहोगे कि x1 का मान या तो x2 है या फिर उसके -x2 है। तो कहने का मतलब क्या है,
दोनों अलग अलग हुए हैं, x1 बराबर x2 नहीं कह सकते, ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी अलग अलग है। क्लियर, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अपन सेम मान रहे हैं, ये प्रतिबिंब सेम मान रहे हैं। जैसे ये b1 मान लिया, ठीक है, ये भी b1 है f ऑफ x1 और ये भी b1 है, और आउटपुट क्या किया x1 और x2, तो x1 और x2 पे ये मान दे रहा है, सेम टू सेम दे रहा है, तो a1 पर भी b1 दे रहा है, a2 पर भी b1 दे रहा है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो अपन कह सकते हैं बेझिझक कि ये बहुएकी की फंक्शन होगा, एक ही फलन नहीं होगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक ही फलन ज्ञात करने का एक और साधारण तरीका क्या होता है कि एक ही है या बहुएकी की, और ये बात तय है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फलन या तो एक ही होगा या बहुएकी होगा। आपने एक ही साबित कर दिया, आपको एक ही साबित करने के लिए दिमाग में क्या जोर डालना है, एक ही करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि दिमाग में ढूंढिए कि आपके पास प्रांत का कोई भी अवयव दो प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, दो प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, ये चेक कीजिए, ठीक है, वो भी थोड़ा समझ में आएगी। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा परीक्षण। क्षैतिज रेखा परीक्षण, यदि आपको अच्छे से ग्राफ बनाने आते हैं, ठीक है, तो अपन काम कर सकते हैं। एक ग्राफ जैसे मैं बनाता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ से बना सकते हैं, ऊपर की ओर मुंह खोलेगा। अब आपको क्या करना है, x अक्ष के समांतर, ये जो ग्राफ है वो y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब x अक्ष के समांतर आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है, x अक्ष के समांतर एक ऐसी रेखा खींचनी है, ठीक है, और खींचने पर यदि वो y अक्ष, ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है उसको एक या एक से अधिक जगह पर कट कर दे। बोलो कितनी जगह पर कट किया, दो जगह पर कट कर दिया। यदि एक जगह पर कट करता तो होता एक ही फलन, एक से अधिक पर कट कर दिया तो बहुएकी की फलन। तो y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा फलन हो गया, बहुएकी की। अब मेरी बात समझने की पूरी कोशिश करना, अब आपको और बेस्ट समझ में आएगा। मान लो कि ये x1 और ये x2 है और ये b है, y पर b है, तो इसका मतलब क्या है x1, b और इसका मतलब है x2, b। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रांत है x के कोई भी अवयव प्रांत कहलाएगा। प्रांत में मैंने x1 लिया, x1 का भी संबंध किससे, b से, x2 का भी संबंध किससे, b से। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान है, तो वो फलन कैसा कहलाएगा, बहुएकी की फलन कहलाएगा। प्रतिबिंब एक ही आ गए तो बहुएकी की फलन कहलाएगा। एक ग्राफ और बना लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब का। आप अपनी कॉपी में बना लो पहले से, पता चलेगा कि हमें ग्राफ बनाना आता है या नहीं आता है। दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया y बराबर एक्स क्यूब का। क्लियर, y बराबर एक्स स्क्वायर क्यूब में जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, y बराबर एक्स क्यूब का। अब मैं x के समांतर यहाँ खींचूँ या फिर यहाँ खींचूँ, कोई भी एक रेखा खींचनी है, दो रेखा नहीं खींचनी है, नहीं तो बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे। एक रेखा खींचने से आपको एक जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर कट कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या होगा, ये एक ही की फलन है। क्लियर, यानी कि x कोई भी वैल्यू इसकी किसी भी एक वैल्यू से संबंधित है, अद्वितीय अवयव से संबंध है, यानी कि 1 और आउटपुट में भी क्या है 1। इधर मैनी, प्रांत के तो अवयव है मैनी और उसका जो सप्रांत का अवयव है वो 1 है, तो ये मैनी 1 और ये इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है। तो ये तो कैसा होगा, क्षैतिज रेखा परीक्षण। ठीक है, यदि आपको ग्राफ बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे y बराबर साइन एक्स है तो साइन एक्स का कोई भी ग्राफ बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें यदि मैं खींचूंगा, वो अंतराल भी देंगे आपको कि भाई इस अंतराल से इस अंतराल में हो सकता है कि अंतराल आपको यहाँ से यहाँ तक मिले, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक ही जगह कट कर रहा है, और यदि ये पूरा घेरा मिलता है तो दो जगह कट करेगा। यानी कि ग्राफ का नॉलेज है तो भी आप एक एक की और बहुएकी की बड़ी इजीली तरीके से पहचान कर सकते हैं। या फिर आप दिए के फंक्शन में x1 रखिए, x2 रखिए और फिर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखिए, और ऐसा करने से यदि x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन अपना कैसा होगा,
1 1, और यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है तो मैनी 1 होगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं आगे कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जो हमेशा एक एक ही होंगे या फिर हमेशा बहु एक ही होंगे। एक आपने पढ़ा होगा कि आवर्ती फलन, ठीक है, कुछ समय के बाद रिपीटेशन हो जाते हैं, जैसे sin x का आवर्ती फलन है, ठीक है, वो अपने प्रांत में, मैं कह रहा हूँ कि अपने प्रांत में, अब sin x का प्रांत क्या होता है, r होता है, ठीक है, तो अपने प्रांत में हमेशा कैसे होंगे, बहु एक ही होंगे, ठीक है, कई जगह ये कंफ्यूज ना हो जाए। अब sin x का ग्राफ समझना, यदि इतना ही मैं बना रहा हूँ। अब यदि आपको कहे कि 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में तो एक एक ही है, और अपने प्रांत का मतलब है कि पूरी बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वहाँ खींचूंगा तो बोलो कई जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपने प्रांत में आवर्ती फलन हमेशा कैसे होते हैं, बहु एक ही। दूसरी बात, अचर फलन हमेशा एक एक ही फलन होते हैं। दूसरी बात, रेखीय फलन हमेशा एक एक ही फलन होंगे। रेखीय फलन का मतलब y बराबर x, y बराबर 3x + 1, y बराबर 3x + 2, या ऐसा कोई भी रेखीय फलन y बराबर ax + b टाइप का कोई भी फंक्शन हो, वो हमेशा एक एक ही फलन कहलाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें x² की टर्म्स आ जाए, वो हमेशा, बात समझने जाता, एक एक पॉइंट नोट करना। पहला मैंने बात बोली कि कोई भी आपके पास आवर्ती फलन आ जाए, ठीक है, आवर्ती फलन आ रहा है तो इसका मतलब है वो बहु एक ही फलन होगा अपने प्रांत में। दूसरी बात मैंने बोली कि यदि आपके पास कोई भी रेखीय फलन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, तो वो हमेशा के लिए एक ही फंक्शन होगा, 1 1 टाइप का होगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी द्विघातीय क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसे y बराबर x², y बराबर x² + bx + c टाइप का, तो ऐसा कोई भी फंक्शन है वो हमेशा कैसा होगा, बहु एक ही होगा। अब आपने देखा कोई एक घात वाला एक ही, दो घात वाला बहु एक ही। इसका मतलब यदि कोई भी सम घात का आपके पास बहुपदीय फलन है, सम घात वाला, यानी कि 2 घात का, 4 घात का, 6 घात का, 8 घात का, वो हमेशा के लिए बहु एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं y बराबर x² लिखता हूँ, y बराबर x² में यदि मैं x की जगह 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या, 1, x की जगह मैं -1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या, वो भी 1, यानी कि x के अलग अलग अवयवों पर y के मान सेम प्राप्त हो रहे हैं, तो मैनी 1 हो गया। तो ये सम घात वालों में हर एक में काम होगा। तो आपके पास यदि कोई भी सम घात का बहुपदीय फलन है, कोई भी समघात का बहुपदीय फलन है, वो हमेशा के लिए बहु एक ही फंक्शन होगा। क्लियर? और यदि चौथी बात मैं आपको बताऊं, लीनियर बटा लीनियर, लीनियर बटा लीनियर इस टाइप का, y बराबर ax + b बटे cx + d, लीनियर बटे लीनियर में यदि कोई टर्म लिखी गई है तो वो भी हमेशा एक ही फलन होगा। वो आप जस्ट चेक कर सकते हैं। x1 बराबर यहाँ x2, तो f(x1) = f(x2) रखिए, x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाएगा। आगे मैं एग्जाम्पल भी लूँगा इसके। और क्वाड्रेटिक बटा क्वाड्रेटिक हो जाए इस टाइप का फंक्शन कि ax² + bx + c, ठीक है, a1 b1 और c1, और बटे में a2x² + b2x + c2, ठीक है। तो ये हमेशा बहु एक ही होगा। बस शर्त ये कि इसका कोई उपनिष्ठ गुणनखंड न बन जाए, नहीं तो फिर काम कैंसिल हो जाएगा। उपनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है तो हमेशा क्या होगा, बहु एक ही। हमें केवल अभी नॉलेज में क्या रखना है, ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, इतनी बातें आपको याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और न समझ में आए तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समझना ये है कि लीनियर फंक्शन ऑलवेज कैसे होंगे, 1 1, और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा बहु एक ही होंगे, ठीक है। समघात का कोई भी बहुपदीय फलन हमेशा बहु एक ही होगा, और विषम घात में जैसे आपने y बराबर x³ का भी ग्राफ देखा था, एक ही फंक्शन आएगा, y बराबर x में भी एक ही फलन आएगा। क्लियर? चलिए चलिए अब अपन देखते हैं कि आच्छादित फलन और अंतर्क्षेपी फलन क्या होंगे। आच्छादित फलन में हमें दिमाग में रखना कि किसी भी फलन का यदि परिसर
किसी भी फलन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर है। क्लियर? किसी भी फलन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर आ रहा है तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। अभी हमने देखा था कि यदि रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू आ जाए तो वो कहलाएगा आच्छादक फलन। अंतरसेपी फलन की बात करूँ तो यदि ये ऐसा न हो, सीधी सीधी बात करें, यदि ऐसा न हो, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो अपन कहेंगे अंतरसेपी फलन इनटू फंक्शन। ठीक है, डिब्बे बना के भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन बराबर आ जाए, ठीक है, तो है आच्छादक, ना है तो अंतरसेपी फलन। अब अपने पास कुल कितने फलन हो गए एक बार चलो देख लेते हैं। एक एक ही फलन और एक बहु एक ही हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, 1 1 और मैनी 1। तो देखना, मैं कहूँगा कि एक एक ही आच्छादक फलन समझ में आता है, एक एक ही अंतरसेपी फलन समझ में आता है। यानी कि एक ऐसा फलन जो एक एक ही है, दूसरा फलन एक ऐसा फलन जो आच्छादक भी है, एक फलन एक एक ही है और दूसरा फलन अंतरसेपी है। चलिए, अब अपने पास कुल कितने फलन हो चुके हैं? एक एक ही फलन, बहु एक ही फलन आपने देखा, और एक एक ही फलन के अंदर यदि मैं ये इंक्लूड करूं तो एक एक ही आच्छादक फलन या फिर एक एक ही अंतरसेपी फलन, यानी कि वो फंक्शन एक एक ही भी होगा, उसके साथ साथ आच्छादक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पहले भी बोला कि दुनिया में कोई भी फलन या तो एक एक ही होगा या बहु एक ही होगा, या फिर दुनिया का कोई भी फलन या तो आच्छादक होगा या अंतरसेपी होगा। अब वही फलन एक एक ही है, वो आच्छादक भी हो सकता है और अंतरसेपी भी हो सकता है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक एक ही आच्छादक या फिर एक एक ही अंतरसेपी। एक एक ही कैसे ज्ञात करते हैं, जस्ट सीखा है। आच्छादक में तो देखना है कि रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल आना चाहिए। कोडोमेन ऑफ फंक्शन आपको प्रश्न में मिलेगी, जैसे फंक्शन ए टू बी में, तो ए टू बी, बी क्या है? कोडोमेन ऑफ फंक्शन, सहप्रांत है, और रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए थोड़ा परिश्रम करेंगे, आगे सभी प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अपन ये भी सीख लेंगे। या फिर बहु एक ही आच्छादक या फिर बहु एक ही अंतरसेपी फलन होते हैं। ठीक है, तो ये था फलनों के बारे में आपका प्रीवियस लर्न के आधार पर इंट्रोडक्शन। और अब तक हमने क्या काम किया है? अब तक हमने फलन की परिभाषा देखी है, देन उसके बाद प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इन चीज़ों को देखा है। उसके बाद हमने देखा कि पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होते हैं, क्लियर। देन उसके बाद आपने देखा कि अचर फलन क्या होता है, तस्मक फलन क्या होता है और तुल्य फलन क्या होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा है, एकेकी फलन, बहुएकेकी फलन, और फिर लास्ट में आच्छादक और अंतरसेपी फलनों के बारे में डिस्कस किया है। तो ये सब आपका बिल्डअप का काम हुआ है। ठीक है, एक ईंट रखते हुए एक आपको संयुक्त फलन पढ़ने के लिए तैयार करने का साधन था। ठीक है, अब मैं संयुक्त फलन हल्का सा स्टार्ट कर देता हूँ, केवल 10 मिनट लेंगे और 10 मिनट में संयुक्त फलन का इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर कल की क्लास में उनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है और उसको अपन संयुक्त फलन में किस प्रकार डिफाइन करेंगे, क्या होता है संयुक्त फलन? नाम से पता चल रहा है कंपोजिट फंक्शन, 2-3 फलन मिल के बनते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। किस टाइप से, देखिए अलग अलग बॉक्स बना के समझ लेते हैं। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और ये थर्ड बॉक्स। संयुक्त फलन समझ रहे हैं कि हकीकत में संयुक्त फलन क्या भला है? अरे भाई साहब, कोई इनपुट दौड़ता हुआ आया x, क्लियर, x और आ गया, इसको फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन बोले तो एक प्रकार की मशीन है, मशीन के अंदर कोई भी सामग्री जाती है, ठीक है, और बाहर कुछ बन के आती है, क्लियर है। रॉ मटेरियल जाएगा और अच्छा कोई प्रोडक्शन आपको देगा। तो x ऐप के अंदर गया, क्या हमें मिल गया fx, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, एक आगे और मशीन लगा दी। पहली मशीन का नाम ऐप था, दूसरी मशीन का नाम जी है। मशीन बोलूँ तो फंक्शन। अब की बार इसका रॉ मटेरियल कौन है? fx। अब fx जी के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई? जी तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो लो, x मैंने कहाँ लिखा, इसके बगल में, ठीक है, जो यहाँ पर आया था सेम टू सेम। अब g के बगल में किसको लिखूँ? f ऑफ x को लिखूँ, ठीक
ठीक है, इस टाइप से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मिलेगा इसको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त फलन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। आपके पास कोई x था, फलन f मिला, f ऑफ x बना लिया, फिर इसको ही g फलन मिला तो इसको g ऑफ fx बन गया, ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। अब समझना, इसको अपन डेफिनेशन में लेते हैं। कैसे, यदि आपके पास एक फंक्शन है f, a से b में परिभाषित है, अरे ठीक है बॉस। दूसरा फंक्शन है g, b से c में परिभाषित है। आप कहोगे भाई साहब b और b का क्या रिलेशन है, सब कुछ समझाऊंगा, आसानी रखिए। a से b में परिभाषित दूसरा फंक्शन g है, वो b से c में परिभाषित है। तो फिर एक फंक्शन ऐसा होगा a से c में, एक फंक्शन ऐसा होगा a से c में जो संयुक्त फलन कहलाएगा। तो वो फंक्शन क्या बनेगा, g ऑफ fx। एक फंक्शन क्या बनेगा, g ऑफ fx, ठीक है। ये फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, a से c में। बात समझ पा रहे हो। ये जो फंक्शन था वो a से b में था, बरोबर। ये फंक्शन था वो b से c में था। तो शुरुआत कहाँ से हुई, a से, एंड कहाँ पे, c पे। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो गया, a से c में। अब समझना, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बस नॉर्मल भाषा में लिखते हैं g ऑफ f, ठीक है। पढ़ने का तरीका ये होगा, g ऑफ f को क्या लिखते हैं, g ऑफ fx, ठीक है। तो g ऑफ f भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब आप कहोगे अब हमें इसको समझना कैसे। हमने अभी देखा कि x f के अंदर गया तो fx बना, फिर g मिला तो g ऑफ fx बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो गया, a से c तक, क्योंकि शुरुआती जो प्रांत था वो a और लास्ट इनपुट क्या मिल रहा है, सॉरी आउटपुट क्या मिल रहा है, c। तो फंक्शन अपना a टू c परिभाषित हो जाएगा। अब अपन सीखते हैं कि क्या इसके लिए बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन ये होती है कि यदि g ऑफ f, ये तो अपन डायग्राम से समझा, यदि आपके लिखा होगा कि g ऑफ fx परिभाषित है या नहीं, तो अपन g ऑफ f तभी परिभाषित होगा जब g ऑफ f तभी परिभाषित होगा जब f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। लैंग्वेज कोई कड़क नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखिए। तो g ऑफ f तभी परिभाषित होगा जब f का परिसर, अब f का परिसर कौन होगा, b, ठीक है। b हो सकता है या फिर b में से कुछ अवयव हो सकता है। और यदि ये इसका उपसमुच्चय है तो भी ये परिभाषित होगा। यानी कि आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी संयुक्त फलनों में। क्लियर, संयुक्त फलनों में ये कंडीशन आपको हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि g ऑफ f तभी परिभाषित होगा जब f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यहाँ से देखने पर दिख रहा है, मैंने इसलिए तो b और b लिया, ठीक है। इसका तो परिसर और से प्रांत लगभग क्लोज ही है, से प्रांत में से कुछ अवयव होंगे और इसका प्रांत तो ये है, वो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, तब वो परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं इसमें। एक मेरे पास फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पर दूंगा, 3 एग्जांपल लूंगा और ये परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन अपने पास R2R है, ठीक है, और fx मेरे पास है 2x + 1। दूसरा फंक्शन है g, वो भी R2R में परिभाषित है और gx है x + x - 1। कोई दिक्कत नहीं है, 2 फंक्शन है, सिंपल से उदाहरण दिए ताकि हमें ये बातें समझ में आए कि हकीकत में हम क्या लिख रहे हैं। तो फिर प्रश्न में पूछा गया तो f ऑफ f, g ऑफ f, f ऑफ g और g ऑफ g ज्ञात करो।
ठीक है, ये सभी प्रकार के संयुक्त फलन है। अब आप कहोगे ये ओ का क्या मतलब है? ओ का कोई मतलब नहीं है कि कोई भी फंक्शन ऐसा लिखा हो। अभी हमने लिखा कि जी ऑफ एफ को हम क्या कहेंगे? जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कोष्टक की बजाय इसमें ओ लगा दो तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। क्लियर? तो ये सभी फॉप, गोफ, फोग, गोग ये फंक्शन बन गए। ये सभी फंक्शन कैसे निकालते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ फोग को या गोफ को निकाल देते हैं, ठीक है। जी ऑफ एफ ज्ञात करते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी संयुक्त फलन तभी परिभाषित होगा जब पीछे वाले अवयव, ठीक है, दिमाग रखना, जब इसका परिसर, ठीक है, इसका प्रांत, पीछे वाले का तो परिसर, पहले वाले का प्रांत, इसका परिसर इसके प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कैसे कैसे परिभाषित होगा? ये कब परिभाषित होगा? जब एफ का परिसर एफ के सप्रांत के बराबर है। परिसर, सॉरी क्या मैंने बोला? ये कब परिभाषित होगा? जब एफ का परिसर और इस फंक्शन का प्रांत, ये इसका परिसर इसका उपसमुच्चय हो जाए तो हो गई। आर से आर में परिभाषित है फंक्शन, तो आर वो आर का उपसमुच्चय होता ही है। दूसरा जी ऑफ एफ, तो एफ का परिसर, एफ का परिसर बोलो क्या है? आर आएगा। और जी का प्रांत, जी का प्रांत क्या होगा? आर। तो आर और आर तो इक्वल है, तो उपसमुच्चय होना निश्चित है। किसी भी सेट का सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है। एफ ऑफ जी में जी का परिसर, जी का परिसर क्या? आर, और एफ का प्रांत आर उपसमुच्चय है। और जी ऑफ जी में तो जी का परिसर भी आर है, जी का प्रांत भी आर है, और आर आर का उपसमुच्चय होता ही है। इसलिए मैंने आर टू आर लिया, आर टू आर लिया। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल एन टू डब्ल्यू में भी लेंगे, एन टू आई में भी लेंगे, आर टू एन भी में लेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। तो ये तो बेसिक सा एग्जाम्पल है ताकि हमें ये चीज़ें निकालनी एक बार आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, जी ऑफ जी सभी परिभाषित है, सबको आप निकाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, कोई एक आध परिभाषित नहीं होगा और उसको अपने ज़बरदस्ती निकाल दिया तो भी गलत है, ठीक है। वो आगे वाले एग्जाम्पलों में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने ले लिया एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझ लेना, खेल खत्म। एफ ऑफ एफ एक्स, अब मैं कहूँगा कि इसके अंदर एफ एक्स लिख लो, ठीक है। एफ एक्स क्या अपना? 2x + 1। अरे आगे कौन बैठा है? एफ, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? इस पूरी चीज़ को कोई एक नाम दे दो, ठीक है। ये जैसे पूरा का पूरा x है या w है, तो एफ ऑफ w, और एफ ऑफ w किसकी तरह काम कर रहा है? 2w + 1, यानी कि इसके अंदर जो भी है वो 2 के मल्टीपल में +1 है। इसके अंदर जो भी है वो 2 के मल्टीपल में आ रहा है +1। ये तो बात हो रही है। तो आगे कौन है? f, इसमें भी आगे f है। और अंदर जो भी चीज़ है वो एक बार 2 के मल्टीपल में +1 के रूप में आउटपुट आ रही है। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ को अपन लिखेंगे 2 के मल्टीपल में, जो भी चीज़ क्या है? 2x + 1, ठीक है। और आगे क्या है? +1। मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो 2 के मल्टीपल में लिख लो, +1 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 4x + 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4x + 3। अब दूसरा देखते हैं जी ऑफ एफ। देखना कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, बरोबर है। फिर एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे, क्या है? 2x + 1। अब अपन कहेंगे जी वाला फंक्शन, जी के अंदर बोलो x - 1, यानी कि जो अंदर बैठा वो सेम टू सेम लिख लो, तो सेम टू सेम लिख लिया, ठीक है। फिर -1 कर दो तो क्या बन गया? 2x। तीसरा फंक्शन अपने पास है एफ ऑफ जी। क्या खुलेगा? एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स के साथ खुलेगा तो क्या बनेगा? तो एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है? x - 1, बरोबर है। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है x - 1, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ x। देखो एफ के अंदर 2 टाइम्स सेम टू सेम +1, तो 2 गुना जो अंदर लिखा हुआ है +1 कर दो तो क्या बनेगा? 2x - 2 + 1, यानी कि 2x - 1 बन जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्या है? जी ऑफ जी। जी ऑफ जी को कैसे निकालेंगे?
जी ऑफ जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या बनेगा जी ऑफ जी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वन लिखूंगा, एक्स माइनस वन लिखेंगे। अब बताओ मुझे जी ऑफ एक्स कैसे ऑपरेट होता है कि जो भी लिखा हुआ सेम टू सेम माइनस वन कर दो, जो भी लिखा हुआ है यानी कि एक्स माइनस वन लिखा हुआ है और फिर माइनस वन कर दो तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस टू। तो ये आज का काम इतना ही था। ठीक है, तो इसमें हमने संयुक्त फलनों के शुरुआती कदम उठाए। ठीक है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कंटिन्यू इसी चैनल पर आपको विभिन्न सब्जेक्ट की क्लासें मिलती रहेगी। जैसे कल आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भी आगे आर्ट्स सब्जेक्ट में भी विभिन्न सब्जेक्ट की हमारे एजुकेटर के द्वारा क्लासें प्राप्त होती रहेगी, जिनको आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ना है। ये सिंपल सी बात नहीं है, बहुत कुछ करने के उपरांत आप तक आवाज़ पहुंचती है, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग उठाना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।